डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आपका लेक्चर बड़ी तवज्जो के साथ सुन लेते हो तो एमडी कैट में और आपके फाइनल एग्जाम्स में अगर किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। आज के लेक्चर में हमने जितने भी ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स और एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ कवर किया है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वन इज हार्मोन्स एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये दो चीज़ें मिलके आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। उसके अलावा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके एमडी कैट सिलेबस में एक और टॉपिक भी इंक्लूडेड है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से याद रख लो फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है। वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले कंटेंट की तरफ, दैट इज हार्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। तो आपने याद रख लेना है कि हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद आपने हार्मोन्स का लिटरल मीनिंग याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरल मीनिंग ऑफ हार्मोन्स इज एक्साइटिंग आर सेटिंग इन मोशन। तो इन्हीं के नाम की मुनासिबत से हार्मोन्स का फंक्शन याद रखिएगा। हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। ये आपने अभी से याद रख लेना है कि हार्मोन्स का काम बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद एंजाइमेटिक रिएक्शन को रेगुलेट करना है। तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का बुनियादी डिफरेंस है कि एंजाइम्स रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं जबकि हार्मोन्स उनको रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये नोट कर लो अच्छे तरीके से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि रेगुलेट किस तरह करते हैं। ये या फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, यानी या इनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है या इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हार्मोन्स कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एटसेट्रा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हार्मोन्स की कितनी अकसाम है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। और याद रखिएगा, these 4 टाइप्स आर बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। हार्मोन्स को ये जो 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, ये किस बुनियाद पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो हार्मोन्स में भी प्रोटीन इन नेचर, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स इन नेचर, स्टेरॉइड इन नेचर। तो इनमें से एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इन 4 अक़साम का और ख़ास तौर पर इनकी एग्जाम्पल्स का। मिसाल के तौर पर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर प्रोटीन इन नेचर, ये आपको पता होना चाहिए। देन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। देन थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स इन नेचर। एंड एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन एटसेट्रा आर स्टेरॉइड इन नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन चारों टाइप्स और इनकी एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए ताकि वो किस एंगल से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ग्लैंड्स की तरफ। व्हाट आर ग्लैंड्स? तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस। वो ऑर्गन्स जो सिक्रीशंस के साथ मखसूस हों उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, ग्लैंड्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स। ये अपनी सिक्रीशंस सर्टेन डक्ट्स के अंदर सिक्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उनको ही हम हार्मोन्स कहते हैं। यानी हार्मोन्स आर एक्चुअली सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा कि सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन सलाइवा है, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन स्वेट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन हार्मोन्स होती है।
और ये हार्मोन्स अपने टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए किसी डक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ब्लड स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं. सो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन्स इन ब्लड. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप आगे जितने भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल होगी. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एटसेट्रा. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. इन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से आपने किन किन को पढ़ना है वो देखते हैं. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल ग्लैंड्स, गट एंड गोनेड्स. तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स पहले ग्लैंड की तरफ, हाइपोथैलेमस. डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. ये यूं समझे कि इन दोनों सिस्टम्स का जंक्शन है. कैसे? अभी देखते हैं. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये फोर ब्रेन का पार्ट भी है, यानी नर्वस सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ग्लैंडुलर भी है, यानी ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है. उसके बाद याद रखिएगा इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स में काम कर रहा है. नर्वस सिस्टम में भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम कर रहा है. आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ अभी समझ लेना है कि ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन से रिलीजिंग फैक्टर्स और कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर्स सिक्रीट करता है. तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के पास सर्टेन सेल्स होते हैं जिनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं. ये अच्छे से याद रखिएगा. पूछ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर वो कौन से ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो सर्टेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं. अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है तो इस डायग्राम में आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सर्टेन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, यानी ये ब्रेन का, फोर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस. इसको अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स नजर आ रहे हैं. ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर और कौन कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो बहरहाल ये याद रखिएगा, ये सर्टेन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है. उसके बाद स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि हाइपोथैलेमस क्या क्या सिक्रीट करता है. ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से. उसके अलावा कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो जाकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं. उसके अलावा कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर जाकर असरअंदाज होते हैं. तो ये तीन तरह की सिक्रीशंस हैं जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर मेरे बेटे? आगे हम चलते हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब्स होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड है, उस मास्टर ग्लैंड को भी बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड डियर स्टूडेंट्स, इसका अमूमन एमसीक्यूज में हाइपोफिसिस सेरिब्री के नाम से ऑप्शन दिया जाता है. तो जिन बच्चों ने ये नाम याद नहीं किया होता उनको उलझन हो जाती है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये नाम भी याद रखिए, हाइपोफिसिस सेरिब्री. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी स्ट्रक्चर ओवाइड होती है, इसका वेट 0.5 ग्राम होता है, और याद रखिएगा कि ये जिस स्टाक के जरिए ब्रेन के साथ अटैच होती है, दैट इज इनफंडिबुलम. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के साथ अटैच होता है. ब्रेन के साथ अटैच, ब्रेन के किस पार्ट के साथ? हाइपोथैलेमस के साथ. और जो स्टाक इसको ब्रेन के साथ अटैच करती है, दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम. ये भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखो. उसके बाद याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के डियर स्टूडेंट्स तीन लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब. ये डायग्राम को गौर से देखो, यहाँ पर आपको तीन लोब्स नजर आ रहे हैं. ये पोस्टीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, और ये पार्स इंटरमीडिया जिसको मीडियन लोब भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स ये बाज किताबों में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का ही हिस्सा तस्वुर किया जाता है, लेकिन आपकी किताब के अंदर इसको अलग से मीडियन लोब कंसिडर किया गया. क्लियर? तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. उसके बाद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो एंटीरियर लोब है
इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नॉर्मली हम पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, एक्चुअली इट इज अ मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर ट्रॉपिक हार्मोन्स? तो ट्रॉपिक हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स वो हार्मोन्स हैं जो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो डेट इज ट्रॉपिक हार्मोन। इसी तरीके से ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है। चूंकि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर का मतलब होता है आका, हुक्म देने वाला, दूसरों के काम को कंट्रोल करने वाला। ये भी चूंकि दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्लियर मेरे बेटे? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एंटीरियर लोब को, जिस तरीके से हमने हाइपोफिसिस सेरिब्री नाम दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। बाज़ औक़ात ऑप्शंस में वो एडिनो हाइपोफिसिस दे देता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये स्टूडेंट्स, एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है याद रखिएगा। 4 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 3 एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, नंबर 4 गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। ये 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स है, इनकी फर्दर आगे इस कैटेगरी में और 3 हार्मोन्स फॉल करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, तो डियर स्टूडेंट्स ये हार्मोन फीमेल में होगा तो ल्यूटिनाइजिंग कहलाएगा, और यही हार्मोन अगर मेल में होगा तो इसको ICSH कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद द थर्ड हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, और याद रखिएगा आपकी किताब के अंदर मेंशन है कि इसको इनअप्रोप्रिएटली ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि गलत है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिकली 6 हार्मोन्स बनते हैं जो सिक्रीट होते हैं। 4 टाइप्स हैं हार्मोन्स 6, तो इनको आप अच्छी तरीके से पहले याद रख लो, फिर हम आगे इनके फंक्शंस देखते हैं। इनके फंक्शंस देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके नतीजे में आप इनके फंक्शंस को अच्छे तरीके से याद रख लो। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये वाली जो रो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को डिनोट कर रही है। ये सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर लोब की जितनी भी सिक्रेशंस हैं, इनको बेसिकली हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है आगे देखते हैं। फिर आपने देखना है कि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये आगे कौन कौन से टारगेट सेल्स पर या टारगेट ग्लैंड्स पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने STH को देखा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट इसको सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कंट्रोल करता है। आज किताबों में लिखा है कि सोमैटोस्टैटिन इसको इनहिबिट करता है, लेकिन आपकी किताब के अंदर सिर्फ सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ही है, आप इसको याद रखो। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन है। एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रेगुलेट करना या ग्रोथ को प्रोमोट करना या डेवलपमेंट, ग्रोथ को डेवलप करवाना, ये बेसिकली सोमैटोट्रोपिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन का काम। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? SRF, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस हार्मोन से रिलेटेड 3 अबनॉर्मेलिटीज है जो आपने याद रखनी है। कि अगर STH की मिकदार जब बच्चे की ग्रोथ हो रही हो उस वक्त STH ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाए, इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट उसके नतीजे में जाइगैंटिज्म हो सकता है, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। ये नॉर्मल ग्रोथ है और ये देखो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ। ये ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ STH। और अगर डियर स्टूडेंट ये अंडर प्रोडक्शन हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट उसके नतीजे में डवार्फिज्म हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इस शख्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ STH। अच्छा, ये तो था ओवर प्रोडक्शन
एंड अंडर प्रोडक्शन इन अर्ली लाइफ। अगर डियर स्टूडेंट्स ओवर प्रोडक्शन इन लेटर लाइफ में हो जाए कि अडल्ट होने के बाद जब ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है उसके बाद अगर एसटीएच की मिकदार में इजाफा हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स उसके नतीजे में होता है एक्रोमेगाली, जिसके नतीजे में एजेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जाज ग्रो करना शुरू कर देते हैं, हैंड्स फिंगर्स एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। तो आपने तीन तरह की अबनॉर्मेलिटीज याद रखनी है। अंडर प्रोडक्शन हो तो ड्वार्फिज, ओवर प्रोडक्शन क्या अर्ली लाइफ में या लेटर लाइफ, अर्ली लाइफ में होगा तो जाइगैंटिज्म और लेटर लाइफ में होगा तो एक्रोमेगाली। तो ये तीन तरह की एबनॉर्मेलिटीज आपने याद रखनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी किताब के अंदर है, इसको देखिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली इसको भी कंट्रोल कर रहा है। ये आकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो टीएसएच प्रोड्यूस करे, और टीएसएच जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसकी कंट्रोल किया जाता है कि अगर ब्लड के अंदर थायरोक्सिन की मिकदार कम हो जाए तो हाइपोथैलेमस टीआरएच या टीआरएफ ज्यादा मिकदार में रिलीज करेगा, वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो टीएसएच प्रोड्यूस करेंगे। टीएसएच आकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो ये अपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। उसके बाद आपकी किताब में दिया गया एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट इस हार्मोन की सिक्रीशन को जो कंट्रोल करता है दैट रिलीजिंग फैक्टर इज नोन एज CRF or CRH, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो अगेन देखो ये जितनी भी सिक्रीशंस हो रही हैं इनको बेसिकली हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर आकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे असरअंदाज होता है, वो एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, और एसीटीएच डियर स्टूडेंट्स आकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, और वो फिर कार्टिसोल और दीगर कॉर्टिकाइड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एसीटीएच तब प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रेस सिचुएशन हो, तो उन स्ट्रेस सिचुएशंस को डिटेक्ट किया जाता है, हाइपोथैलेमस सीआरएफ प्रोड्यूस करता है, वो आकर एसीटीएच की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और वो जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। तो इस स्केच को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाए गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। तो इनको जो कंट्रोल करता है दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये भी हाइपोथैलेमस बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जो हमने तीन पढ़े थे, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच या आईसीएसएच, और एक प्रोलैक्टिन। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स इन दोनों हार्मोन्स की रेगुलेशन रिलीजिंग फैक्टर कर रहा है, जबकि इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की रेगुलेशन इनहिबिटिंग फैक्टर कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने हार्मोन के शुरू में पढ़ा था कि या ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट काज करता है या इनहिबिटिंग इफेक्ट काज करता है। तो देखें एफएसएच और एलएच पर ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट काज कर रहा है और प्रोलैक्टिन पर इनहिबिटिंग फैक्टर इफेक्ट काज कर रहा है। क्लियर? तो एफएसएच क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि फॉलिकल डेवलपमेंट हो और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो, और टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पर्म प्रोडक्शन और दीगर हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे। एलएच फीमेल के अंदर ये ल्यूटिनाइजेशन काज करता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब ये है कि ओवुलेशन और ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम का बनना, ये एलएच काज करता है। और मेल के अंदर आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या काज करता है, वो जाकर इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करे। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मिल्क प्रोडक्शन या मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं और इनके रिलीजिंग फैक्टर्स हैं। इस स्केच को अच्छे से नोट कर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए मीडियन लोब। मीडियन लोब सिक्रीट्स एमएसएच, ये एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसको भी हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा इसको स्टिमुलेट क्या करती है, एक्सटर्नल लाइट गवर्न्स द सिक्रेशन ऑफ एमएसएच। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान
मेलानोसाइट्स ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है। आप अमूमन देखते हैं कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर बैठें तो स्किन डार्क हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक्सटर्नल लाइट पड़ती है हमारी स्किन के अंदर सर्टेन सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो एक डार्क पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं। और जब हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसके नतीजे में स्किन डार्क हो जाती है। क्लियर? और एक्सेस एमएसएच अगर हो जाए तो एडिसन डिजीज की भी यही अलामत है कि उसमें स्किन डार्क हो जाती है। तो मीडियल लोब में सिर्फ आपने यही याद रखना। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स पोस्टीरियर लोब। जिस तरीके से आपने एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफिसिस के नाम से याद रखा था, आपने पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफिसिस के नाम से याद रखना है एमसीक्यूज के एतबार से। एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर लोब ऑन इट्स ओन कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। ये सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करता है और रिलीज करता है। वो हार्मोन्स बेसिकली आते कहाँ से? वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स बेसिकली हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं और आकर पोस्टीरियर लोब में सिर्फ स्टोर होते हैं और बाद में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स ये बनते कहाँ पे हैं? प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, stored and released from the posterior lobe of pituitary gland। तो ये याद रखिएगा, अगर प्रोडक्शन या सिक्रीशन की बात आएगी तो आपने हाइपोथैलेमस कहना है, अगर स्टोरेज और रिलीज की बात आएगी तो आपने पोस्टीरियर लोब की बात करना। क्लियर? ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरल सिक्योरिटी सेल्स हैं, इनके अंदर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये हार्मोन्स आकर स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर वहां से यहां से इन्हें सिक्रीट किया जाता है, दो हार्मोन्स को, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। क्लियर मेरे बेटे? अच्छा, अब हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए एडीएच। एडीएच मीन एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कब सिक्रीट होता है डियर स्टूडेंट्स? अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें एक्चुअली मैटर कर रहे थे कंटेंट्स ऑफ वाटर इन बॉडी, कि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कितनी है। तो इसका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इट काजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगेन मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो एडीएच ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कैसे करवाता है? नेफ्रॉन के डिस्टल एंड पर एक्ट करता है और वहां पर पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन। जिसका मतलब है अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो एडीएच ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा। अगर ऑलरेडी एफ एनएफ वाटर मौजूद है तो फिर एडीएच कम मिकदार में प्रोड्यूस होगा। तो अगर डियर स्टूडेंट्स एडीएच डेफिशिएंट हो जाए, इसकी अंडर सिक्रेशन हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? उसके नतीजे में डायबिटीज इंस्पाइडस होगा। डायबिटीज इंस्पाइडस इज अ कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके नतीजे में डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच काजेस डायबिटीज इंस्पाइडस। अगेन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज इंस्पाइडस को डायबिटीज मिलाइटिस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अभी से इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। Diabetes insipidus is caused by deficiency of ADH, while diabetes mellitus is caused by deficiency of insulin। ओके मेरे बेटे, चलते हैं जी नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन की तरफ। ये स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? ये याद रखिएगा जब सर्वक्स में डिस्टेंशन हो, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम हो जाए, या पार्चुरेशन और सकलिंग के दौरान न्यूरल स्टिमुलाई जनरेट हो, चाइल्ड बर्थ या मिल्क इजेक्शन के दौरान ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और ज्यादा। और याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बेहतरीन एग्जांपल है, अभी से याद रखो। ये करता क्या है? ये स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, यूट्राइन वॉल
कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन काज करता है जब बच्चे की बर्थ हो रही हो, डिलीवरी हो रही हो। उसके अलावा मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को काज करता है जब बच्चा सकिंग कर रहा हो। तो ये याद रखिएगा, जब सर्वक्स या यूट्राइन वाल्व के मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट जिस रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है वो रिएक्शन उसी की प्रोडक्शन को इनहांस कर रहा हो, तो इस तरह के मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इनको हम आगे डिटेल से भी देखते हैं। तो ये आपने ऑक्सीटोसिन के हवाले से याद रखना है कि ये स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, ठीक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम अगले ग्लैंड की तरफ चलते हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट बिलो द लेरिंक्स। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो, जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको लेरिंक्स नजर आ रही है। इसके नीचे ये दो लोब्स पर मुश्तमिल एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें, थायराइड ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करता है? तीन तरह के हार्मोन सिक्रिएट करता है। थायरॉक्सिन T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन्स अच्छे तरीके से याद रख लो। These three hormones are produced by thyroid gland. इनका फंक्शन क्या क्या है, या पहले देखो इनको कंट्रोल कौन करता है। अभी हमने पीछे देखा कि इनको कंट्रोल बेसिकली TSH कर रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो अगर आप ओवरऑल इसको देखना चाहे तो आप इस डायग्राम को गौर से देखिए डियर स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बेहतरीन एग्जांपल है। जैसा कि ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल थी, ये आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल देखो। फर्ज करें थायरॉक्सिन लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया, तो दिस लो लेवल इज डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट कर लिया कि थायरॉक्सिन लेवल कम है। तो अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये आकर किस पे एक्ट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, और थायराइड ग्लैंड फिर थायरॉक्सिन T3 और कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर। तो इसका मतलब है अगर थायरॉक्सिन कम मिकदार में होगा तो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, अगर ज्यादा होगा तो इस मैकेनिज्म को इनहिबिट करेगा। तो सच टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए। उसके बाद इनके फंक्शंस देखते हैं, T3 और T4 के क्या क्या फंक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थायरॉक्सिन के फंक्शंस याद रखो। ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी वेट, बॉडी टेम्परेचर, बोन हेल्थ एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेसोसाइकिल, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ब्रीथिंग, हार्ट रेट। यानी यूं समझिए कि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनको कैरी आउट करने के लिए थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन्स के साथ मिलकर ओवरऑल इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इसका मतलब है कि थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए और उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद आपने याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड की अबनॉर्मेलिटीज क्या है, या थायरॉक्सिन हार्मोन्स के हवाले से कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटीज है। तो पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओवर प्रोडक्शन। अमूमन एमसीक्यूज के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, हाइपर थायराइडिज्म। आपकी बुक के अंदर टर्म नहीं है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। बाज़ एमसीक्यूज में प्रीवियस बोर्ड एमडी कैट के पेपर्स में कई मरतबा ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है। हाइपर थायराइडिज्म मीन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। क्लियर? अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो उसके नतीजे में ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। क्लियर? ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक ग्वीटर, आईज बल्ज आउट कर जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है जिसके नतीजे में कार्डियक फेलियर हो सकता है। क्लियर? तो ग्रेव डिजीज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। ये क्यों हो रही है? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन आर ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। ठीक होगी बात? अब नॉर्मल प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है जो कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को कि वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन करे, जिसके नतीजे में ये अलामात हो सकती है।
क्लियर? उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, अंडर सिक्रीशन, या इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है डेट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसके नतीजे में इसकी आगे दो सूरत हाल है। क्या हाइपोथायराइडिज्म अर्ली लाइफ में है, यानी कंजेनिटल डेफिशिएंसी डेफिशिएंट है, या अडल्ट होने के बाद लेटर इन लाइफ में, यानी या बच्चों में है या अडल्ट्स में। अगर बच्चों में है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्रेटिनिज्म काज करता है। क्रेटिनिज्म के क्या क्या अलामात है? और अगर ये अडल्ट में है तो नेक ग्विटर और मिक्स एडिमा काज करता है। क्रेटिनिज्म के अलामात देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चा जिसके अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता है। उसकी बॉडी के ऊपर स्कैंटी हेयर, थिक येलोइश स्किन होती है और वो मेंटली रिटार्ड होता है। तो क्रेटिनिज्म की अलामात याद रखिए। कब हो रहा है? जब बचपन से ही थायरॉक्सिन की कमी है और वो सेक्सुअली डेवलप भी नहीं हो सकता। और अगर अडल्ट्स के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, अडल्ट्स के अंदर थायरॉक्सिन की कमी क्यों होगी? क्योंकि अगर उनकी डाइट के अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है। उसके नतीजे में नेक ग्विटर हो सकता है और मिक्स एडिमा, जिसमें हाथों के अंदर पफिनेस वगैरह हो सकती है। ठीक होगी बात? ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्विटर और नेक ग्विटर। नेक ग्विटर में थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है और एक्सोप्थेल्मिक ग्विटर में बाजुकात ये आंखें बल्ज कर जाती। ठीक होगी बात? ये आपने थायराइड ग्लैंड के हवाले से याद रखना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड इज कैल्सिटोनिन। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन कैल्सिटोनिन। नाम से पता चल रहा है कि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। इस फंक्शन को याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसके फंक्शंस है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। यानी कैल्सिटोनिन कब प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, उसके नतीजे में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा। कैल्सिटोनिन क्या क्या काम करेगा? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करेगा। अब ये कैल्शियम लेवल को कैसे कम करेगा ये देखिए। एक तो ये कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट करवा देगा ब्लड से निकाल के, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा। दूसरा, ये कैल्शियम आयंस की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर कैल्शियम आयंस की अब्जॉर्प्शन हो रही है उसको इनहिबिट कर देगा कि मजीद कैल्शियम की जरूरत नहीं है, पहले ही ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है। दूसरा, किडनीज के अंदर जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनको भी ये इनहिबिट कर देगा कि ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मजीद रीअब्जॉर्प्शन नहीं करनी है। तो बेसिकली कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना। कैसे कम करना? इन तीन तरीकों से अपने याद रखें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड देखिए, पैराथार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, पैराथार्मोन को के हार्मोन को आपने कैल्सिटोनिन के साथ रिलेट करना है। पैराथार्मोन कहां प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड के साथ डियर स्टूडेंट्स। पैराथायराइड glands are embedded in the posterior part of lateral lobes of thyroid gland। ये नोट कर लो, इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम में आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड्स है दैट आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ये दो पेयर्स हैं, 4 इन नंबर्स होते हैं, आपने याद रखना है। अगर वो एमसीक्यूज में नंबर पूछे तो आपने 4 बताना है, अगर पेयर्स पूछे तो आपने 2 बताना। ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन को समझने के लिए आपको कैल्सिटोनिन के साथ रिलेट करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, अभी से याद रख लो डियर स्टूडेंट्स, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। आपने ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में देखना है कौन कौन से हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक हैं और कौन कौन से हार्मोन्स सिनर्जिस्टिक। इनको आपने बड़े गौर से देखना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। और पैराथार्मोन क्या करेगा? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। वो कम कैसे करता था? वो ब्लड से कैल्शियम निकाल के हड्डियों में डिपॉजिट करवा देता था। ये क्या करता है? हड्डियों से कैल्शियम निकालकर ब्लड के अंदर रिलीज करवा देता है।
यानी वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है, ये बोन से कैल्शियम को रिलीज करवाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। तो इसकी एबनॉर्मेलिटीज देखिए पैराथॉर्मोन्स की। अगर अंडर सिक्रेशन हो जाए यानी पैराथॉर्मोन प्रॉपर मिकदार में प्रोड्यूस ना हो, तो उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाता है। याद रखिएगा कि अंडर सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन या ओवर सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, दोनों सूरतों में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में मस्कुलर टेटनी हो सकती है। आप लोगों ने मसल की एबनॉर्मेलिटीज में देखा था कि मस्कुलर टेटनी कब होती है? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्लियर? अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, पैराथॉर्मोन का क्या काम है? बोन से कैल्शियम को रिलीज करवाकर ब्लड में शामिल करवाना। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा बोन्स की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, जैसा कि रिकट्स में होता है। तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी भाई, डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी। उसके अलावा वो जो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा ब्लड में आएगा तो उसके नतीजे में किडनी स्टोन हो सकता है। क्लियर? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, डेट इज पैंक्रियाज। ये स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। इसका एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जबकि इसका एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होता है। ये याद रखिए डियर स्टूडेंट्स। एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्लियर? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस समझने के लिए ये डायग्राम गौर से देखो। ये डियर स्टूडेंट्स लीवर के साथ आपको पैंक्रियाज नजर आ रहा है। इस पैंक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन पोर्शन है, दिस इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डियर स्टूडेंट्स दो तरह के सेल्स हैं। वन इज बीटा सेल्स एंड सेकंड वन इज अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगेन, insulin and glucagon are also antagonistic in with each other, just like calcitonin and parathormone. तो आप इस स्केच को अच्छे से याद रख लो। पैंक्रियाज का वो हिस्सा जो एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पे काम करता है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल्स हैं, बीटा और अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? उसके बाद जो स्टूडेंट्स ये किस तरीके से एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं ये भी आप देख लो। वो पहले भी हम देख चुके हैं कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। कम कैसे करेगा? याद रखिएगा, इंसुलिन ब्लड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है लीवर के अंदर। ग्लूकोज की ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। उसके अलावा ग्लूकोज की कंजम्पशन को बढ़ाती है, यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है। उसके अलावा ग्लूकोज से प्रोटीन और लिपिड्स बनाती है। उसके अलावा ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को इनहिबिट करती है। ठीक होगी बात? इस तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उस वक्त फिर ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होगा, और ग्लाइकोजन क्या करेगा? ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा और ग्लूकागॉन लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपने एंटागोनिस्टिक फंक्शन याद रखना है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज लेवल कम हो तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज देखिए डियर स्टूडेंट्स। अगर इंसुलिन की अंडर सिक्रेशन हो जाए, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके नतीजे में डायबिटीज मिलाइटिस हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने की कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइकोज यूरिया होगा, यानी अगेन एंड अगेन यूरिनेशन होगी। ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नर्वस सिस्टम की डिरेंजमेंट हो जाएगी और डिहाइड्रेशन। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। अगर इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए
तो उसके नतीजे में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और ये भी मसल और नर्व फंक्शनिंग को अपसेट करता है। क्लियर? उसके बाद ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज देखिए, अगर बीटा सेल्स पर ट्यूमर बन जाए तो उसके नतीजे में ग्लूकागॉन की ज्यादा मिकदार प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो इंटर्न अल्फा सेल्स को डैमेज कर देता है, लेकिन ये रेयर होता है। ज्यादातर डायबिटीज मिलाइटिस के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी ये दो ग्लैंड्स होते हैं और किडनी के ऊपर टॉप पर ये प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, इनको ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, या इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखो, एड्रिनल ग्लैंड्स को ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी और सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट इज एड्रिनल मेडुला एंड आउटर पार्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो ये किडनी है, इसके टॉप पर आपको एड्रिनल ग्लैंड नजर आ रहा है, ये दोनों किडनीज के टॉप पर दो एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को देखें तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक इनर पार्ट दैट इज एड्रिनल मेडुला और एक आउटर पार्ट दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वैसे तीन करता है लेकिन आपकी किताब के अंदर दो मेंशन है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, या इनको एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन भी कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स चार हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हार्मोन्स देखिए, अब अगेन आपने वो पूरा सीक्वेंस याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये आकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे असरअंदाज हो रहा है और ये प्रोड्यूस कर रहा है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये आकर एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर असरअंदाज हो रहा है, नाम से पता चल रहा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक, कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पर आकर एक्ट करता है। और कॉर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है फिर आगे? कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कार्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये हार्मोन्स के नाम आपने याद रखना। इनके फंक्शंस देखो फिर पहले आप एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन के फंक्शंस देखिए डियर स्टूडेंट्स। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन को एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन भी कहते हैं, ये याद रख लीजिए। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? स्ट्रेस सिचुएशंस में डियर स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसका भी इन पे इन्फ्लुएंस होता है। आप लोगों को इल्म है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इमरजेंसी की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये करते क्या है? एड्रीनालिन डायलेट्स ब्लड वेसल्स, जैसा कि स्केलेटल मसल्स की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, वेजो डायलेशन करता है, ताकि मसल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए और ज्यादा से ज्यादा इनर्जेटिक। जैसे आप लोगों को इल्म है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में या बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में हो तो आपके मसल्स बहुत एक्टिव और स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उधर जाने वाली ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड ज्यादा सर्कुलेट करता है। ऑन द अदर हैंड नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। किस एरिया में? गट में। क्योंकि आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि उस वक्त हार्ट रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन रेट कम हो जाता है। तो वो डाइजेशन रेट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स को नॉर एड्रीनालिन कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, इन दोनों का काम एक ही है कि इन्होंने स्ट्रेस सिचुएशंस को कोप करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, एंटागोनिस्टिकली काम नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का टारगेट एक है। तो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन ये सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं इन रेजिंग ब्लड प्रेशर। क्लियर? उसके बाद ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन से को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को रिलीज करने के प्रमोट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स के अंदर, एड्रिनल मेडुला को रिमूव कर दिया गया। बाद में देखा कि कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन जैसा कि कोल्ड, जिसको पहले वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन एड्रिनल मेडुला को रिमूव करने के बाद वो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे सके, उस स्ट्रेस सिचुएशन को वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उसको विदस्टैंड नहीं कर सके। इसका मतलब है कि एड्रिनल मेडुला इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स देखिए, अगेन वही, इसमें पहला हार्मोन कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ग्लूकोकॉर्टिकाइड और एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मिनरलोकॉर्टिकाइड। यानी वो कॉर्टिकल हार्मोन्स जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकाइड है, और जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकाइड। तो याद रखिएगा कि कार्टिसोल ये एक ग्लूकोकॉर्टिकाइड है, एल्डोस्टेरोन ये एक मिनरलोकॉर्टिकाइड, ये नोट कर। कार्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकाइड है, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकाइड, और कार्टिकोस्टेरोन ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकाइड। तो कार्टिसोल ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, कैसे? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि ये इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक है और ग्लूकागॉन के सिनर्जिस्टिक है। लेकिन ग्लूकागॉन और इसमें एक फर्क याद रखिएगा कि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, जबकि ये प्रोटीन से ग्लूकोज सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक होगी बात? उसके बाद एल्डोस्टेरोन ये सोडियम की एक्टिव अपटेक करवाता है, यानी सोडियम आयंस को रेगुलेट करने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए एल्डोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एंड्रोजन ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, और बाज़ औक़ात फीमेल के अंदर इसकी एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो कुछ फीमेल्स के अंदर भी मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि मूंछों का आ जाना, आवाज का बारगी हो जाना, एटसेट्रा। तो एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं कि अगर कार्टिकोस्टेरोन की अंडर सिक्रेशन हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो उसके नतीजे में क्या होता है? अंडर सिक्रेशन, उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, मसल एक्शन में वीकनेस हो सकती है, और साल्ट लॉस हो सकता है। स्ट्रेस सिचुएशन जिसको नॉर्मली ओवरकम किया जाता है, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाए तो फिर उसको ओवरकम नहीं कर सकते और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाए तो उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स कुशिंग डिजीज, उसके नतीजे में मसल और बोन वीकनेस हो सकती है। तो याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन से या अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एडिसन डिजीज होगी, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कुशिंग्स डिजीज होगी। तो ये डिजीजेस के नाम याद रख लो, अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन के साथ रिलेट करके। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद एंड्रोजन की एबनॉर्मेलिटीज देखिए, मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट पर एक ट्यूमर बन जाए तो उसके नतीजे में फीमेल के अंदर इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में उनके अंदर भी कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, मगर ये केसेस बहुत ज्यादा रेयर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये दो हार्मोन्स गट के बड़े इंपॉर्टेंट है। गट कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा अहमियत के हमल है, जिसमें एक गैस्ट्रिन है और एक सिक्रेटिन है। डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिन आपके स्टमक से प्रोड्यूस होता है, स्टमक के पाइलोरिक रीजन से, और इस गैस्ट्रिन का काम है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को रेगुलेट करना। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जिसमें 3 तरह के सेल्स हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना किसका काम है? गैस्ट्रिन का। और ये गैस्ट्रिन तब प्रोड्यूस होता है जब प्रोटीनेशियस फूड स्टमक में जाती है, तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिन जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद प्रिय स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर जब पार्शियल डाइजेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में जो सेमी सॉलिड मैस बनता है, दैट इज नोन एज काइन। वो एसिडिक काइन जब ड्यूडिनल की लाइनिंग के साथ जाकर टच करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज सिक्रेटिन। और ये सिक्रेटिन जाकर पैंक्रियाज और लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल सिक्रेट करे। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा कि पैंक्रियाटिक जूस बनाए, और लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल सिक्रेट करे। तो ये दो हार्मोन्स आपने याद रखे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, दैट इज गोनेड्स। गोनेड्स आर गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। ये दो तरह के होते हैं, फीमेल गोनेड्स नोन एज ओवरीज एंड मेल गोनेड्स नोन एज टेस्टिस।
ओवरीज के अंदर डियर स्टूडेंट्स दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो डियर स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है? एस्ट्रोजन कब प्रोड्यूस होगा? आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होता है, ये आकर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट काज करता है। जब फॉलिकल डेवलप हो रहे हों तो उनको ग्रेफियन फॉलिकल या राइपनिंग फॉलिकल कहते हैं। वो राइपनिंग फॉलिकल एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन एक तो एफएसएच की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और दूसरा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, यूट्राइन वाल की थिकनिंग काज करता है, उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है एलएच की सिक्रेशन पर। यानी एस्ट्रोजन की जब मिकदार बढ़ती है तो एंटीरियर लोब ज्यादा मिकदार में एलएच प्रोड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन एलएच पर पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के बाद एस्ट्रोजन यूट्राइन वाल की हीलिंग और रिपेयरिंग करता है। उसके अलावा ये यूट्राइन वाल में जो सेल्स होते हैं उनको ग्लैंडुलर बनाता है। वो ग्लैंडुलर जब बन जाए तो वो एक प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोटीनेशियस सिक्रीशन को एम्ब्रियो टेकअप करता है डेवलपमेंट के दौरान, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट आसानी के साथ और तेजी से होती है। ठीक होगी बात? तो ये अपने एस्ट्रोजन के फंक्शंस याद रखें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरोन देखिए, प्रोजेस्टेरोन कब प्रोड्यूस होता है? जब राइपनिंग फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाए, ओवुलेशन हो जाए, उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचता है जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल इज आल्सो नोन एज कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कौन कौन सा है? इट प्रिवेंट्स फॉलिकल राइपनिंग। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में मजीद फॉलिकल नहीं बनते और मजीद ओवम नहीं बनते। तो इसलिए इनको बर्थ कंट्रोल पिल में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि फॉलिकल राइपनिंग को प्रिवेंट करता है। तो फॉलिकल अगर राइपन नहीं होंगे तो उनके अंदर ओवा डिवेलप नहीं हो सकेंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद ये यूट्राइन वाल की फर्दर थिकनिंग और वेस्कुलराइजेशन करवाता है। उसके अलावा ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती। उसके बाद इट सप्रेसेस ओवुलेशन। ये ओवुलेशन नहीं करता। अगेन मैंने आपको बताया कि फॉलिकल को डेवलपमेंट भी नहीं होने देता और ओवुलेशन को भी सप्रेस करता है। क्योंकि ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है तो इसलिए इसको बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और कौन करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। आपने एक हार्मोन पढ़ा था LH, अगर मेल के अंदर हो तो उसे क्या बोलते हैं? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH आकर इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है और इंटरस्टिशियल सेल फिर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन या 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स मोर और लेस एक ही तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका क्या काम है? ये जब फीटस में होते हैं तो उस वक्त फीटस के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करवा रहे होते हैं और इस तरीके से ये सेक्स ऑर्गन्स इन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इनका लेवल बढ़ता चलता है जब तक पुबर्टी आ जाए और फिर पुबर्टी के बाद LH और ICSH, यानी LH से मुराद ICSH ही है, ये कांस्टेंट रहते हैं, जिसके नतीजे में इन हार्मोन्स की मिकदार भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और ये आगे स्पर्म प्रोडक्शन को मेंटेन रखते हैं। ठीक होगी बात? तो ये टेस्ट के हवाले से आपने याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर मेल की कैस्ट्रेशन करवा दी जाए, टेस्टिस डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, वो मजीद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ना करें, तो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो सकेंगे। वो फीमेल की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे, यानी उनकी बॉडी फीमेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। ठीक है? उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म को देखिए डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म?
Feedback mechanism is a type of interaction in which controlling mechanism is itself controlled by its product of reaction it is controlling. कि controlling mechanism जिस reaction को control कर रहा है उसकी प्रोडक्ट उसको itself कंट्रोल कर रही, यानी वो जिसे कंट्रोल कर रहा है उस रिएक्शन की प्रोडक्ट उससे कंट्रोल कर रही है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है ना, इंपॉर्टेंट चीज। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो है जिसमें एंड प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को स्पीड अप करती, यानी वो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से कंट्रोल कर रहा है उसकी स्पीड को इनहांस कर दे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन का, कि डिलीवरी के दौरान या मेमोरी ग्लैंड के मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ऑक्सीटोसिन करता क्या है, ये यूट्राइन वाल की मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को मजीद इनहांस करती है। तो इस तरीके से इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। आप इस डायग्राम को गौर से देखो, ये देखें भी, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिसके नतीजे में हेड ऑफ बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स, तो सर्विक्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी ब्रेन की तरफ, ब्रेन मजीद पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो बल्कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करे, और ऑक्सीटोसिन मजीद आकर उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन काज करेगा। इसका मतलब है कि जितने मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कैरी आउट करेगा। देन डी स्टूडेंट्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या, इसमें अगर एक पाथवे की प्रोडक्ट रेट ऑफ बायोकेमिकल पाथवे को डिक्रीज कर रही, यानी जो चीज बन रही है वो अपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को डिक्रीज कर रही है, उसके रेट को कम कर रही है, जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसा कि आपने थेरोक्सिन की एग्जांपल देखी थी, या कैल्सिटोनिन की एग्जांपल देखी थी, या इंसुलिन की एग्जांपल देखी थी, वो सारे के सारे मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसा कि आप अगेन यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन को देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वर्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, ये देखो हाई ब्लड शुगर, तो ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर रही है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करे। अब एक तरफ हाई ब्लड शुगर इंसुलिन की प्रोडक्शन काज कर रही है और इंसुलिन इसकी मिकदार को कम कर रही है, यानी एक तरफ का बढ़ना दूसरी तरफ उसके इफेक्ट को कम करना, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसी को ग्लूकागॉन पे अप्लाई करके देखिए, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो अब पैंक्रियाज ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा, और ग्लूकागॉन लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये दोनों एंटागोनिस्टिकली भी काम कर रहे हैं और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम को देखा, आपने डिफरेंट ग्लैंड्स को देखे। अब आपने इनके खुद नोट्स बनाने हैं। आपने देखना है कौन कौन से हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक हैं, कौन कौन से हार्मोन्स एनर्जिस्टिक हैं, कौन कौन से हार्मोन्स की कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हैं। ये आपने खुद नोट्स बनाने हैं और इनको अच्छे तरीके से क्रैम कर लेना है। एमडी कैट के पेपर में फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।